हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार मोदी और आप सब देख रहे हैं संतोष कुमार मोदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 9th के कुछ साइंस के सवाल कराने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भंडारण की प्रक्रिया में कौन सी कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है? यानी कुछ फसल को हम भंडार कर रहे हैं, तो उस फसल को किस किस कारक द्वारा हानि पहुंचाया जा सकता है? तो भंडारण प्रक्रिया में दो कारक द्वारा फसल को हानि पहुंचाया जाता है। पहला कारक हो गया जैविक कारक, दूसरा कारक हो गया अजैविक कारक। जैविक कारक यानी जैसा कि चूहा फसल को नष्ट करता है। हमारे घर में ज्यादातर धान रहता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का भंडारण होता है, कोई आलू का भंडारण करता है, तो उन फसल का हानि दो कारक द्वारा होता है, एक जैविक कारक, दूसरा हो गया अजैविक कारक। जैविक कारक किस कारक को कहलाता है? जैसे कि कुछ सूक्ष्म जीव, यानी उस इतने छोटे जीव होते हुए कि खाली आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, वो फसल को नष्ट करता है। दूसरा हो गया चूहा, कुछ कीट पतंग जिसे हम खाली आंखों से देख पाते हैं कि फसल के ऊपर घूम रहा है, वो भी फसल को नष्ट करता है। दूसरा हमने बताया अजैविक कारक। अजैविक कारक यानी हमने फसल को नहीं सुखाया और भंडार कर दिया, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी होगा, यानी आर्द्र मौजूद होगा, तो नमी के कारण फसल नष्ट हो सकता है। नमी के कारण फसल नष्ट हो सकता है। या फसल को हमने सुखाया, लेकिन जहां हम उस फसल को रख रहे हैं वह स्थान गीला सा है, यानी भीगा भीगा सा है, तो वह फसल नष्ट हो सकता है। यानी नमी के कारण भी फसल नष्ट होता है, पता है ना। अगर हम ऐसे घर में धानों को रख रहे हैं जहां नीचे भीगा भीगा है, तो नीचे वाला धान नष्ट हो जाएगा ना। हाँ? दूसरा सवाल है, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? पौधों को पोषक की जरूरत होती है ना, पौधों का भी तो जीवन है। हाँ? जिस तरह हम भोजन के द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, उसी तरह पौधों कैसे अपना पोषक ग्रहण करते हैं। पौधे 3 तरह से अपना या 4 तरह से अपना पोषक ग्रहण करते हैं। जिस तरह की हवा के द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है, हवा के द्वारा पौधे CO2 गैस का ग्रहण करते हैं। या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन गैस का ग्रहण करते हैं, तो हवा के द्वारा ग्रहण करते हैं। दूसरा हो गया पानी के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करता पौधा। तीसरा हो गया मृदा से पौधे मुख्य पोषक को ग्रहण करते हैं। मृदा में जो जल, खनिज लवण, जड़ों के द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं, उसमें से 13 पोषक तत्व को पौधे ग्रहण करते हैं, जिसमें से 6 पोषक तत्व बृहद पोषक कहलाता है और 7 क्षुद्र पोषक कहलाता है। यानी वो 7 पोषक तत्व कम होने से भी चलता है, लेकिन 6 पोषक तत्व पौधों को अधिक जरूरत होता है, तो मृदा से ग्रहण करता है। तीसरा हो गया सूर्य। चौथा हो गया सूर्य का प्रकाश। भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश भी जरूरत है, लेकिन उसमें पोषक तत्व नहीं मिलता है। भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। तो यहाँ ऑप्शन में हो जाएगा हवा, पानी, मृदा। इस तीन प्रक्रम द्वारा पौधे अपना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। उसके बाद सवाल है, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? देखो, जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? वायु से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, वायु से ही तो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, तो जीवन के लिए वायु जरूरी है। सिर्फ वही नहीं, वायु है इसीलिए पृथ्वी का तापमान मौजूद है। अगर वायु नहीं होता तो पृथ्वी का अपना खुद का तापमान नहीं है। पृथ्वी बहुत ही ठंडा है, पृथ्वी का खुद का तापमान नहीं है। इस वायु के चलते और सूर्य के चलते पृथ्वी का तापमान मौजूद है। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें और किरण के साथ साथ तापमान भी आता है। वायु उस तापमान को ले लेता है, मगर उसको वापस ऊपर की तरफ नहीं भेजता है। CO2 गैस जो है ना, वो क्या करता है, उस तापमान को नीचे रख देता है, उसको रिटर्न नहीं भेजता। इसलिए पृथ्वी का तापमान मौजूद है। पृथ्वी इतना ठंडा है कि जल हर वक्त जमा हो रहेगा, बर्फ बनकर रहेगा, हमारा शरीर भी जम जाएगा, ब्लड। तो वायु 2 तरह से हमें मदद कर रहा है। क्या हो गया? पहला, ऑक्सीजन दे रहे हैं, वायु से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा हो गया, वायु पृथ्वी के तापमान को बनाए रखते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन संभव हुआ है। हाँ? इतना ठंडा है कि हम लोग उस ठंड में बच नहीं पाएंगे। उसके बाद सवाल हो गया, मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक है। हमारे द्वारा किए जाने वाले ऐसे 3 क्रियाकलाप को लिखना है जिससे वायु का प्रदूषण होता है। तो पहला हो गया ईंधनों का उपयोग, जैसे कि कोयले, पेट्रोलियम, लकड़ी का उपयोग। यह क्या करता है? वायु को प्रदूषण करता है। कोयले से धुआं निकलता है, लकड़ी जलाने से धुआं निकलता है।
पेट्रोलियम के उपयोग से धुआं निकलता है जो वायु को प्रदूषण करता है। दूसरा हो गया कारखाने के धुएं, बड़े बड़े कारखाने बन रहा है, कारखाने चल रहा है जिससे धुआं निकलता है, या चिमनी का धुआं, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। तीसरा हो गया जान वाहनों के धुआं, उससे भी वायु प्रदूषण हो रहा है। चौथा हो गया क्या बता, किसी चीज का सड़ जाना, किसी चीज का सड़ जाना। हम लोग इस तरह के विभिन्न वस्तु का उपयोग करते हैं जो सजीव है और उसका कुछ हिस्सा हम लोग फेंक देते हैं और वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, उससे दुर्गंध निकलता है जो वायु को क्या करता है, प्रदूषण करता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद सवाल है संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन सी है। संक्रामक रोग यानी उस रोग को कहलाता है जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वायु या हवा के द्वारा, या वायु या हवा, हम जो भी एक कहे, जल के द्वारा होता रहता है। हम एक स्वस्थ व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति का संक्रामक रोग हो गया, अगर हम उसके संपर्क में गए तो हमारा भी हो सकता है। जैसा कि कोरोना एक संक्रामक बीमारी था, हा? जिसका हो रहा था उसके संपर्क में अगर कोई जा रहा था तो उसका भी कोरोना हो जाता था। तो ये संक्रामक रोग था। तो संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां निम्नलिखित लिखेंगे। पहला पॉइंट हो गया हवा, हवा के द्वारा संक्रामक रोग फैलता है, हवा के द्वारा, क्योंकि संक्रामक रोग के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हवा में घूमता है, उस हवा के संपर्क में अगर हम आ जाए तो हमारा भी हो सकता है। दूसरा हो गया पानी, अगर कोई संक्रामक रोगी जिस पानी का इस्तेमाल कर रहा है उस पानी को अगर हम भी इस्तेमाल करें तो हमारा भी संक्रामक रोग हो सकता है। तीसरा हो गया संक्रामक रोगी के संपर्क में अगर हम गए तो हमारा संक्रामक रोग हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका संक्रामक रोग मौजूद है, अगर हम उसके संपर्क में गए तो हमारा भी संक्रामक रोग हो सकता है। समझ में आ रहा है? और कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है या कीट पतंग है जो संक्रामक रोग का वाहक कहलाता है, वो एक से दूसरे के पास रोग को भेजता है। जैसे कि मक्खी क्या करता है, संक्रामक रोगी के शरीर में या भोजन में घूमता है, फिर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाता है, उसके भोजन में पैर रखता है, उसका भी हो सकता है। सबसे अधिक बीमारी फैलता है मक्खी, 30 तरह की बीमारी फैलता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद सवाल हो गया सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के कानों का श्रव्यता परास कितना है, यानी कितने हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम कानों में सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले शब्द को नहीं सुन पाते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले शब्द को हम नहीं सुन पाते हैं। जैसे कि चिट्टी आवाज करता है लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उसका आवाज 20 हर्ट्ज के बहुत नीचे है। ठीक है। और वज्र, अगर हमारे सामने वज्र गिर जाए तो हम नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से बहुत अधिक होता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद सवाल है मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। सवाल है कि मान लीजिए कि हम एक बड़े इमारत के ऊपर से एक पिंड को हाथों में लिया, एक पत्थर को हमने हाथों में लिया। जब पत्थर को हमने हाथों में लिया उस समय उस पत्थर पर कौन सा ऊर्जा मौजूद था? स्थिति ऊर्जा, क्योंकि वो स्थिर था। उस पत्थर को हमने छोड़ दिया तो धीरे धीरे स्थिति ऊर्जा किसमें बदल जाएगा? गतिज ऊर्जा में बदलते जाएगा। हाँ, क्योंकि वो गति करता जाएगा। जितना अधिक गति का वेग बढ़ेगा स्थिति ऊर्जा उतना तीव्र मात्रा में घटता जाएगा और वह किस ऊर्जा में रूपांतरण होगा? गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होगा। तो यहाँ सवाल है कि उसका स्थिति ऊर्जा कम होता जा रहा है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन कर रहा है? नहीं, यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार क्या होता है? ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है मगर उसका क्षय या विनाश नहीं होता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न तो क्षय किया जा सकता है। यानी वह स्थिति ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। जब वह जमीन पर गिर जाएगा, स्थिर हो जाएगा, पुनः उसका गतिज ऊर्जा किस रूप में बदल जाएगा? स्थिति ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। यानी यहाँ हम आंसर लिखेंगे नहीं, यह पिंड स्थिति ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस मात्रा में स्थिति ऊर्जा घट रहा है उस मात्रा में गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है। जब गतिज ऊर्जा कम होता जाएगा उस समय इसका स्थिति ऊर्जा बढ़ता जाएगा। समझ में आया?